नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और सियासत की सतह पर जो दिखाई देता है कहानी अक्सर उससे कहीं आगे की होती है। कहीं सत्ता के गलियारों में रणनीति की शतरंज बिछी होती है तो कहीं बयान, फैसले और घटनाएं आने वाले राजनीतिक समीकरणों की पटकथा लिख रही होती हैं। इस वक्त में हम सिर्फ खबरें नहीं दिखाते बल्कि खबरों के पीछे छिपी राजनीति, उसके संकेत, उसके संदेश और उसके असर को समझने और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहां बहस होगी, सवाल भी होंगे और उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। हमारे साथ होंगे खास राजनीतिक मेहमान और हमारे संवाददाता। तो आज इस वक्त में बात होगी महाराष्ट्र में क्या फिर तेज हो गई है असली शिवसेना की लड़ाई, क्योंकि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बहुत कम रह गया है। कुछ ही समय में शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है और विधान परिषद चुनाव में महायुति की बड़ी जीत के बाद क्या उद्धव ठाकरे को लग सकता है एक और झटका, ये बड़ा सवाल है। और क्या एकनाथ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर फिर से सुर्खियां बटोरने वाला है, तो इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी की जांच जारी है, लेकिन उससे पहले सियासत अपने चरम पर दिखाई दे रही है। विपक्ष के आरोप है तो मुख्यमंत्री योगी का पलटवार और एसआईटी की रिपोर्ट से पहले बढ़ता राजनीतिक संग्राम क्या है। जांच से पहले ही फैसला सुनाने की कोशिश हो रही है। क्या है ये पूरी सियासत और इसके पीछे की क्या परतें छिपी हैं, ये हम आपको इस वक्त में विशेष तौर पर बताएंगे। और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर विवादों के केंद्र में हैं। वायरल वीडियो, फॉरेंसिक रिपोर्ट और विपक्ष के नए हमलों ने क्यों बढ़ा दी है उनकी राजनीतिक मुश्किलें, और क्या यह मामला सिर्फ एक वीडियो से आगे बढ़कर विश्वसनीयता की लड़ाई बन चुका है। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश। सरकारी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त 20% डीए की घोषणा। पेंशन भोगी सरकारी कर्मचारियों को 20% महंगाई राहत। अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए का आवंटन। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल। शिवसेना यूबीटी में टूट की आशंका। 6 बागी सांसद शिवसेना शिंदे गुट में हो सकते हैं शामिल। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने लगाई फैसले पर मुहर। अयोध्या चंदा चोरी मामले में एसआईटी आज सौंप सकती है प्रारंभिक रिपोर्ट। रिपोर्ट में बैंकिंग और निगरानी व्यवस्था में खामियों का जिक्र। मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में भी सुनवाई आज। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए पहले महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मान के 1,000 रुपए के ऐलान पर विपक्ष ने घेरा। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी साधा निशाना। मान सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। विवादित वीडियो मामले में भगवंत मान की बढ़ी मुश्किलें। कांग्रेस और अकाली नेताओं ने फॉरेंसिक रिपोर्ट को बताया फर्जी। मान को क्लीन चिट देने वाली लैब्स पर भी सवाल। विवादित वीडियो और बदलते दावों पर घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। और ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा भूचाल। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दिया इस्तीफा। राष्ट्र के नाम संबोधन में किया पद छोड़ने का ऐलान। बोले हर फैसला देश को आगे रखने के लिए लिया। अब नए प्रधानमंत्री की तलाश तेज। एंड्री बर्नहैम सबसे मजबूत दावेदारों में शामिल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि असली शिवसेना के नाम पर बागी हुए हैं सांसद। आखिर असली शिवसेना कौन है, इस पर एक बार फिर से जो उद्धव गुट की शिवसेना है उसमें बगावत हो गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के दरअसल उसमें महायुति गठबंधन ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की। जाहिर है इस नतीजे ने महाअघाड़ी खेमे में एकता के तमाम दावों की पोल खोल दी है। बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति का परचम 2025 के बाद लगातार लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक जानकार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी में टूट की खबर को भी इसी सियासी हलचल की एक कड़ी मान रहे हैं। आज मुंबई में उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी शिवसेना यूबीटी के विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। वहीं यह भी लगभग तय माना जा रहा है कि उनके सभी 6 बागी सांसद आज शिंदे गुट में औपचारिक रूप में शामिल हो सकते हैं। उधर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने
दावा किया है कि उद्धव गुट के 20 में से 16 विधायक उनके संपर्क में हैं। ऐसे में आज होने वाली बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एकनाथ शिंदे ऑपरेशन टाइगर के सफल होने का दावा कर रहे हैं, वहीं आदित्य ठाकरे इसे विश्वासघात बता रहे हैं। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे बागी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर जनता से माफी मांग रहे हैं। सवाल यह है कि राजनीति में 24 घंटे सक्रिय रहने वाले 24/7 जो एक्टिव रहते हैं, ऐसे एकनाथ शिंदे की तुलना में यदि उद्धव ठाकरे कभी कभार ही कार्यकर्ताओं को दर्शन देते हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि उनका अपने जनप्रतिनिधियों से भी पर्याप्त संवाद नहीं रहा? बड़ा सवाल यह भी है कि शिवसेना नेतृत्व को असंतुष्ट सांसदों के बागी होने की खबर मीडिया से मिलती है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। पिछले सप्ताह जब पार्टी में टूट की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनने लगीं, तब डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने 9 सांसदों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उनमें महज 3 सांसद ही पहुंच सके। इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने पहली बार पार्टी में टूट फूट पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि अगर जाना है तो खुशी खुशी जाएं। उन्होंने कहा जिसको जाना है वो खुशी खुशी जाएं। अब वही बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति का आरोप लगा रहे हैं। शिवसेना यूबीटी में संभावित टूट ने विपक्षी गठबंधन इंडी ब्लॉक को भी एक संदेश दिया है। जिन क्षेत्रीय क्षत्रपों के भरोसे कांग्रेस दिल्ली में विपक्ष की राजनीति करने का दावा करती है, उनकी राजनीतिक हैसियत जनता ने दरअसल दिखा दी है। तो शिवसेना शिंदे गुट के प्रमुख एकनाथ शिंदे का कहना है कि जल्द ही वे ब्रेकिंग न्यूज देंगे और उन्होंने ऑपरेशन टाइगर की सफलता का भी दावा किया है। ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलफ्रूट करतो आणि ते तुम्हाला माहित आहे, अनुभवही आहे। ओमराजे निंबाळकरांच्या बाबतीत आपण म्हटलं। और शिवसेना उद्धव गुट से छिटके बागी गुट के नेता प्रताप सारणिक का कहना है कि शिंदे गुट वाली शिवसेना ही असली शिवसेना है। 13 लोगों ने शिवसेना में शामिल होने का निर्णय लिया है। हमारे 6 के 6 सांसद हैं जिन्होंने यहाँ पे शिवसेना शिंदे गठ में, यानी हम शिंदे गठ ऐसा नहीं बने बोलेंगे, यही हमारी शिवसेना है, शिवसेना में शामिल होने का निर्णय ले लिया है। और पहले हमारे 7 और ये 6 मिला के 13 हमारे सांसद हो गए। हमारे मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर विश्वास रखते हुए वो हमारे पार्टी में सभी लोग ऑफिशियल आज शामिल हो जाएंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि शिवसेना तो एक ही है, भाजपा को भी बाला साहब ठाकरे ने ही बनाया और आज भाजपा ही शिवसेना को खत्म करना चाहती है। एक ही बात है, शिवसेना जो है वो एक ही है। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी जिस भाजपा को और इन सभी को मेरे दादाजी वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने बढ़ाने की कोशिश की, तब बढ़ाने का मौका दिया, उसी शिवसेना को और उसी ठाकरे परिवार को यही भाजपा आज खत्म करना चाहती है। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले का कहना है कि पहले ही वोट चोरी कर और बेईमानी से सरकार चुनी गई है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तोड़ोफोड़ों की राजनीति कर पहले ही लोगों के वोट चोर कर और बेईमानी से चुन के आई मोदी की सरकार, लोगों ने जो वोट दिया है, जो विश्वास के साथ जिस दल को दिया है, उसी को भी चुराना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये लोकतंत्र की हत्या है, इतना हम कहेंगे। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान कुछ समय में और जुड़ेंगे, हम उन सब से आपका पहले तो परिचय कराएं और इस खबर पर बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे कंसल्टिंग एडिटर हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। और बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और इस खबर का अगर सर हम की विवेचना करना चाहें और समझना चाहें विनोद जी, सबसे पहले आपसे, कि ये बगावत भले ही बीजेपी के ऊपर इसका आरोप लगा दिया जाए, लेकिन दरअसल जब इतनी बड़ी संख्या में टूट हो रही है तो कहीं ना कहीं जो फॉल्ट लाइन है वो ये देखने की जरूरत है कि आखिर जो नेतृत्व है, जो मैं शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ, उस गुट की बात कर रहा हूँ, उसको भी आत्ममंथन करना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले जो इस बगावत को और इसके शिवसेना गुट में, उद्धव गुट में टूट की खबर इसलिए बड़ी बनती हुई दिख रही है आपको कि एक हफ्ता पहले टीएमसी में इस तरह की चीज़ें हुई थी जी। शिवसेना में ये टूट की खबर तो पिछले 1 महीने 2 महीने से चल रही है। वो तो नींद से जागे ही उद्धव ठाकरे बहुत देर के बाद। तो अब सवाल ये है कि ये जो टूट है रीजनल पार्टियों में, जो इस तरह का पार्टियों में एक तरह से विघटन हो रहा है जी। और अपने पार्टी के शिवसेना का हो या टीएमसी का हो, उनके अस्तित्व पे सवालिया निशान करा रहा है। तो इसके पीछे उनके नेतृत्व को पहले ये चिंता करनी चाहिए। ये नेतृत्व के खिलाफ में चुनौती है कि आपको पहले जनता ने अस्वीकार कर दिया, तो आपके साथ जो खड़े हुए टीम जिसको आप कहते हैं, वो टीम ने भी आप पे अविश्वास किया शुरू कर दिया है। तो डिफरेंटली राजनीति में तो हर कोई आदमी अपने एक भविष्य को देखता है, हर कोई अपने में एक नेतृत्व को खोजता है। तो अगर आज शिंदे गुट के जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उसको अगर आज उद्धव गुट को मान रहे हैं कि यही असली शिवसेना है और यही महाराष्ट्र का भविष्य है, यही हिंदुत्व का भविष्य है, तो ये फॉल्ट तो सीधे सीधे उनके उस पर जाएगा जो नेतृत्व ये बाला साहब ठाकरे के विचारधारा को आगे बढ़ाने का क्लेम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें बहस है। बहस में आप उन चीज़ों को या बीजेपी से जोड़ लें और किसी से भी जोड़ लें। अब सवाल ये है कि आज उद्धव ठाकरे वहाँ के जो एमएलए हैं, शिवसेना के 20 एमएलए हैं, उनकी बैठक भी कर रहे हैं। आज आप शाम तक खबर सुनेंगे कि अगर उस एमएलए में से 20 में से जो आपका अभी तक खबर है कि 14 एमएलए नहीं आ सकते हैं, तो फिर इस खबर को क्या कहा जाए? क्या वो 14 एमएलए की अभी देवेंद्र फडणवीस को अभी वहाँ सत्ता में ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये खबर बन रही है कि 14 एमएलए वहाँ भी बागी हो सकते हैं, तो इसका मतलब पूरे के पूरे शिवसेना उद्धव का जो कैंप है उसमें एक आप ये कह सकते हैं कि संजय राउत के अनर्गल बयान और संजय राउत के जो बढ़ता हुआ एक तरह से ये दूसरों को अपमानित करने का जो सिलसिला रहा है, उसका एक चेन रिएक्शन बन रहा है शिवसेना के संगठन, उद्धव जी के संगठन में, कि वो सारे लोग किसी न किसी तरह से एकनाथ शिंदे के साथ में प्रभावित हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और विश्वास पाठक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी तक फिलहाल जो कांग्रेस के लोग हैं या जो यूबीटी के लोग हैं, वो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तक वो पता नहीं जानबूझकर नहीं जुड़ रहे हैं या जो भी है। लेकिन फिलहाल एक आरोप विश्वास पाठक जी आप लोगों के ऊपर ये जरूर लग रहा है कि बीजेपी ही ये सारा कुछ खेल कर रही है और बीजेपी ही अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी आपने सुना कि आदित्य ठाकरे का भी ये कहना था कि बीजेपी को अगर महाराष्ट्र में पांव पसारने की जगह दी तो वो बाला साहब ने दी, और अब वो विश्वासघात कर रहे हैं। इस तरह के आरोप आप लोग के ऊपर लग रहे हैं। और बाला साहब ठाकरे, इनके संबंध बहुत अच्छे थे। 25 साल तक अवैध हमारी युति थी और हमने साथ में इलेक्शन लड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि शिवसेना के कारण बीजेपी बढ़ी है, बीजेपी के कारण शिवसेना बढ़ी। अगर ऐसा था तो फिर महाराष्ट्र के बाहर भारतीय जनता पार्टी कैसे बढ़ी? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा है और बहुत पुरानी पार्टी, इसलिए इस प्रकार की तुलना करना गलत है। दूसरी बात, ये जो बात यहाँ पर हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध है नहीं जी। ये 6 जो सांसद है स्टेट में भारतीय जनता पार्टी के भीतर आ सकते थे, वो तो एकनाथ शिंदे के पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि 2019 में जब किसी रिपोर्टर उद्धव ठाकरे ने पीठ पे खंजीर भोंपा और उसके बाद में उनके लोगों को जब ऐसा लगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो लोग एकनाथ शिंदे जी के द्वारा एक अलग गुट बना लिए और उसके बाद में कोर्ट ने और ये पूरा सिद्ध कर दिया कि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे है। अब उद्धव ठाकरे के पास कोई प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, उनका जो भवितव्य दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने सोचा अगर मैं मेरे मतदार संघ में अच्छा कामकाज कर पाऊं तो मैं क्यों ना सरकार में मिल जाऊं, क्यों ना मैं एकनाथ शिंदे के पास चले जाऊं। इस भी मैं एक उदाहरण देता हूँ। ओम राजे निम्बाळकर जो 6 में से वो भी एक है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मुझे उद्धव ठाकरे के खिलाफ कुछ कहना नहीं है, कुछ करना नहीं है, मुझे जो काम करना है अगर वो करने हैं तो मुझे एकनाथ शिंदे के साथ जाना ही ज्यादा स्वाभाविक है, लोगों के हित में है। और दूसरा, उद्धव ठाकरे के द्वारा उस पार्टी में अभी कोई भविष्य बचा नहीं है। उनके पास में नेतृत्व गुण शून्य है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे
उस समय वे घर पे बैठ के वो सरकार चला रहे थे। अभी वो नेता है लेकिन कहीं बाहर नहीं जाते। उनकी राजनीति यानी प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव है। अगर कोई सांसद वो स्थल पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, इस प्रकार का नेतृत्व तो नहीं चलता है ना। जैसा एकनाथ शिंदे है, दिन रात कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, उनका विषय समझ लेते हैं और बार बार उनको मदद करते हैं। इसलिए अगर उद्धव ठाकरे का कुछ अगर फेल्यूर है तो उसका ठिकरा आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं फोड़ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी राज्य में और केंद्र में एक सशक्त पार्टी है। 2-4 विधायक है, 2-4 सांसद अगर आ भी जाते हैं तो उससे है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इसमें जोड़ना कतई बराबर नहीं। जी जी जी। विनोद जी, ये जो आरोप बार बार कहीं से भी, और ख़ासतौर पर आप देखिए दूसरे राज्यों में भी हो, अगर कहीं से भी कोई टूट फूट होती है तो सीधे सीधे उसको ऑपरेशन लोटस और दूसरे तमाम नाम दे करके बीजेपी के ऊपर वो ठेकरा फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये दरअसल कई बार ये नहीं देखा जाता, ये नहीं कहा जाता कि जो नेतृत्व है, सवाल उसके ऊपर भी उठाए जाने चाहिए और सवाल जो लोग टूट रहे हैं उनसे पूछा जाना चाहिए। इसका एग्जाम्पल आपके सामने में है निखिल। कभी कर्नाटक में बीजेपी के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है जी। अब बीजेपी के एमएलए 3 एमएलए अगर क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस के एमएलसी के पक्ष में वोट किया है तो आप उसको कौन सा ऑपरेशन कहेंगे? डीके शिव कुमार ऑपरेशन कहेंगे? अब सवाल है कि बीजेपी तो इस मामले में अपने सारे नेताओं को दिल्ली तलब कर लिए हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन होने की बात हो रही है। अब सवाल आप नेतृत्व किस तरह से रिएक्ट करता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मध्य प्रदेश की जो घटना है मीनाक्षी नटराजन के केस में, आप देखिए कि मीनाक्षी नटराजन में केस में वहाँ के अपने जो सारे कांग्रेस के जो लोग थे वो किस तरह से डिच किया, उसको बगैर अगर कांग्रेस का नेतृत्व अगर सीधे सीधे बीजेपी पे आरोप लगाने के लिए लगातार बहस कर रहे हैं तो इसमें वो फायदा उनको नहीं मिल सकता है। यही सेम चीज़ हो रहा है उद्धव ठाकरे के सामने में कि उद्धव ठाकरे और पूरा महाविकास अघाड़ी जो है वो एक कंफ्यूज स्टेट में है। अब आप देखिए कि अभी सीधे शिवसेना ही क्यों कहें, आप अगर एनसीपी का ही देख लीजिए, पिछले 4 महीने से अजित पवार जी के मृत्यु के बाद ये लगातार खबर रही थी कि एनसीपी के दोनों गुट जो है आपस में मिल सकते हैं और एक एनसीपी बन सकता है। बनते बनते ये हुआ नहीं। अब इसके बाद जब ये प्रपोजल आया, एक सीधे सीधे प्रपोजल संजय राउत के तरफ से आया, शिवसेना के तरफ से आया कि ये जितने भी देश में छोटी छोटी पार्टियां हैं जो कांग्रेस से निकली हैं उनको सीधे कांग्रेस में विलय हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तो शरद पवार के लिए विलय की बात कही, लेकिन साथ साथ ये भी कही कि भाई अगर शरद पवार के नेतृत्व में और उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस का एक रिफॉर्म होता है तो उसमें शिवसेना जैसे भी लोगों को शामिल होना चाहिए। तो अब बाला साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना को, शिवसैनिक मतलब आप सोचिए कि एक कैडर बेस्ड पार्टी को अगर संजय राउत जैसे नेता और वो कहें कि शिवसेना जैसी पार्टियों को भी अब कांग्रेस में शामिल होना चाहिए, तो ये कैडर बेस्ड पार्टी का एक शिवसैनिक कैसे इस बात को आत्मसात कर सकता है कि हमको कांग्रेस में जाना चाहिए, जिसके विरोध में ये बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र में ये मुहिम शुरू किया था, हिंदुत्व का मुहिम शुरू किया था। तो अब ये है, सिंपल सी बात है, जब आप विचारधारा से भटकेंगे, अपनी पहचान से भटकेंगे, तो जो हस्र आज आप शिवसैनिक को आप देख रहे हैं कि वो सीधे सीधे अपने कैडर बेस्ड पार्टी में जुड़ रही है, वही चीज़ आप टीएमसी को देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है कि वो सारे के सारे अपना अलग ग्रुप बना लिया है। ये आज के दौर में सारे रीजनल पार्टियों के लिए एक बड़ा संदेश है निखिल। जी, निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि आपको अपना घर भी संभाल कर रखना है और अब वो पुरानी वाली राजनीति इस तरह से नहीं रही। हमारे साथ कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका। संदीप जी, एक विषय जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये बात हो रही थी कि भाई क्यों बागी हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जब शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात हो रही है, कि क्या आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे विचारधारा से भटकी इस वजह से है, या आप भी अभी उन्हीं की तरह आरोप लगाएंगे कि ये बीजेपी की तरह बीजेपी ये करवा रही है, क्योंकि बीजेपी को कोई सीधा फायदा उस तरह से नहीं हो रहा, उनका कोई सरकार संकट में कहीं भी नहीं थी। निखिल जी, 2 बातें। पहली बात तो विचारधारा की हम बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा थी, जिस विचारधारा को लेकर वो बनी, उसको तो जो है गुजरात लॉबी ने बेच डाला।
मुझे नहीं लगता कि वो आज विचारधारा है ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी वैसे मैं शिवसेना की विचारधारा की बात कर रहा था, लेकिन आप चलिए जारी रखिए। हाँ, ठीक है, कोई नहीं। जी महबूबा मुफ्ती जी की पार्टी जिस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या का आरोप रहा हो, उससे गठबंधन में 2.5 साल सरकार चलाना और बहुत सारे ऐसे संगठन जिससे गठबंधन करके अन्य राज्यों में अपनी पैठ बनाना, चाहे वो जो है छात्र आंदोलन रहा हो, छात्र पार्टियां रही हो कई राज्यों की, चाहे वो जो है आप पश्चिम बंगाल की देख लीजिए, असम की देख लीजिए, ऐसी बहुत सारी पार्टियां जो विचारधारा से इनसे बहुत हजारों किलोमीटर दूर थी, उनसे गठबंधन में करके उन राज्यों में अपनी पैठ बनाई। तो वो विचारधारा तो इन्होंने बेच डाली पहली चीज। तो उस विचारधारा की बात करके अगर कोई उनका समर्थक या उनकी सोच जैसा व्यक्ति अगर नहीं, आप या तो आपने मेरा सवाल नहीं समझा, मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं, या तो संदीप त्रिपाठी जी आपने मेरा सवाल नहीं समझा, या तो आपको जो कहना था दरअसल आप वही कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं। तो सवाल ये था कि क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना थी, जो उसका मूल विचार था, उससे अभी वो कांग्रेस की तरफ मिलाने की बात हो रही थी। आपने संजय राउत के स्टेटमेंट सुने, तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो विचारधारा से भटक गए, इसलिए जो उनके साथी थे उनको लग रहा है कि भाई हम कम से कम एकनाथ शिंदे के साथ में रहेंगे तो शिवसेना के साथ तो रहेंगे, कुछ जो मूल विचारधारा है उसके साथ तो रहेंगे। सवाल ये था मेरा। अब आते हैं, हमने एक एग्जांपल दिया। अरे गुरु घंटाल की हम बात कर रहे हैं, सारी माया जाल का जो गुरु घंटाल है, हम उस गुरु की बात कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे तो क्या है, सब उसी गुरु घंटाल के चेले हैं सर। तो गुरु घंटाल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो अब आते हैं शिवसेना की सर बात। अगर विचारधारा की आप बात करिएगा तो सर एक बार शिवसेना टूटी तब तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब कांग्रेस के गठबंधन में और उसी विचारधारा के साथ आप जीत कर आते हैं, उसके बाद इस तरीके का अगर मड़यंत्र रचा जाता है सिर्फ इसलिए कि आपको 360 2/3 बहुमत पूरा करना है, उसके लिए आप इस तरीके की तोड़ फोड़ ओड़ करिएगा और उसके बाद आप विचारधारा की आड़ में छुपिएगा तो ये नहीं चलेगा सर। ये भारतीय जनता पार्टी वही चट्टी पार्टी है, इसके कुछ लोग राम मंदिर में चंदा चुराएंगे सर, फिर राम मंदिर का दान पेटी चोरी कर लेंगे सर, और ये सांसद एक तरफ चोरी करेंगे, एक तरफ विधायक चोरी करेंगे। लोकतंत्र में जो लोग जो अपना मत देते हैं, जिसको चुनकर भेजते हैं, उन्हीं को ये चट्टे चोरी कर लेते हैं। अच्छा संदीप जी ने कहा जा रहा है, आपने कहा सांसद टूट रहे हैं, आपकी बात ठीक है, आप चोरी हो रहा है सर, ठीक, आपने कहा सांसद, आपने कहा सांसद टूट रहे हैं, तो सांसद के अलावा सर विधायक भी टूट रहे हैं, 20 में से 16 उनकी भी खबर आ रही है, तो वहां पर कौन सा मुश्किल था? हमने कहा सर सांसद विधायक चोरी हो रहे हैं। अच्छा। सर अगर 2/3 अगर संविधान में संशोधन करना है तो इनको पूरे इंडिया में वो चाहे विधायक हो या बहुत सारे ऐसी चीजें, उस विधायक की भी जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है 27 में, विधायकों की आवश्यकता पड़ेगी ना सर। आज जिस तरीके से कांटे का मामला है और इनके अंदर खाते जो है लड़ाई चल रही है, उस नाते तो भारतीय जनता पार्टी चोरी ठीक है। चलिए जवाब ले लेते हैं आपकी बात का, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। विश्वास पाठक जी, आरोप आपने सीधे तौर पर सुने कांग्रेस नेता संदीप त्रिपाठी के, वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग 360 का वो आंकड़ा छूना चाहते हैं संसद में, और अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है, तो ये आप लोग का ही ऑपरेशन है, जो आप कुछ भी कहें। अगर ऐसा ही है तो हम ये सब 6 सांसद जो है महाराष्ट्र के, वो स्टेट में भारतीय जनता पार्टी में आ जाते थे। विषय वो है नहीं। विषय अगर 360 के अगर आप डिस्कशन करते हैं तो हाँ 360 हमको एनडीए का बहुमत चाहिए कुछ कर पाए, और अगर वो होता है तो उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन ये जो बात हो रही है उसके लिए नहीं हो रही है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को, बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ दिया, नकार दिया, जब उन्होंने कांग्रेस के साथ में दोस्ती कर ली, MIM 7 पार्टी के साथ में दोस्ती कर ली, हिंदुत्व पूरी तरह से छोड़ दिया, और ये जो वीर सावरकर के विचार वो भी छोड़ दिया, हिंदू हमारे जो त्योहार है वो भी छोड़ दिया, उसके बाद में उनके जो कार्यकर्ता, हम ऐसे नहीं रह सकते हैं। और वो हिंदुत्व कहां पर गया? एकनाथ शिंदे जी के पास गया, जो इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया। 2024 में जो चुनाव हुए, 2024 के चुनाव में जनता ने भी असली शिवसेना करके एकनाथ शिंदे को स्वीकार किया। इसलिए अभी जो बच्चे कुछ लोग हैं जो उद्धव ठाकरे के पास है, जिनको उद्धव ठाकरे द्वारा कोई अभी प्रॉस्पेक्ट दिखाई नहीं दे रहे, वो इधर आ रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, उससे हमारे क्या लेना सशक्त होती है, तब उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, ठीक है। संदीप त्रिपाठी जी आपके पास आए, उससे पहले
उससे पहले मैं विनोद जी को इसमें लाना चाहूंगा। विनोद जी, ये आपको लगता है कि ये सिर्फ विचारधारा, क्योंकि एक पॉइंट संदीप त्रिपाठी ने भी उठाया है जिसका जवाब विश्वास पाठक ने उस तरह से नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना है कि ये दरअसल सिर्फ यहीं तक बात नहीं है कि वो 360 पहुंचना है या ये करना है। बात जब उन विधायकों और सांसदों की भी होगी तो वो तो भाई इस बात को जानते थे, एक बार टूट हुई थी तब तो वो उनके साथ इंटैक्ट थे और उनको मालूम था। और 2024 के बाद की अगर बात करें तो वो उनके साथ चुनकर आए थे, उनको पता था कि हम किसके साथ लड़ रहे हैं। तब फिर विचारधारा की बात कहाँ रह जाती है? निखिल, आपके साथ संदीप जी बहुत दिन के बाद जुड़े हैं, इसलिए तो उनका इतना हक बनता है कि आज जो भी कुछ कह लें। तो नहीं तो संदीप जी का ही सवाल मैंने आपसे पूछा दरअसल। तो उनकी बात को आप एक तरह से नकार नहीं सकते हैं। वो आज बोलने के लिए बहुत दिन के बाद हम लोग के साथ जुड़े हैं जी। तो पहले तो इनका स्वागत है। नहीं बार-बार स्वागत है जी। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाता हूँ कि जितने चोरी की बात आप इतने जोर से बोल रहे हैं त्रिपाठी जी, सिर्फ अपने ही दौर का, अपने ही पार्टी के दौर का, इंदिरा जी के ही दौर का मैं नाम लेके कहता हूँ कि वो दौर भी देखिएगा कि 4 साल में 16 स्टेट के राष्ट्रपति शासन लगे थे। वो दौर भी देखिएगा जिसमें 1800 विधायक और सांसद अदला बदली हो गए थे। तो वो चोरी जो था वो चोरी नहीं थी, वो एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। चोरी तो तब होती है जब आप लोग बोलना शुरू करते हैं। संविधान तब खतरे में पड़ता है जब आप लोग बोलना शुरू करते हैं। लोकतंत्र तब खतरे में होता है जब आप बोलते हैं। तो ये अंतर है इस तरह के नैरेटिव्स का। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में आपने जीती हुई सीट गंवाई, ये किसकी अकर्मण्यता है? आप बीजेपी पे दोष देंगे, आप जिस पे भी दोष देंगे, झारखंड में आप बीजेपी के दोष देंगे। सवाल आपके ऑर्डर में नहीं है आपका पूरा गठबंधन। वहाँ आरजेडी कहता है आपसे, एक पार्टी कहती है कि अपने गिरेबान में झांको, आपके विधायकों ने वहाँ क्रॉस वोटिंग की है। मध्य प्रदेश में आपके सारे सीनियर लीडर एक तरफ हैं और आपके आला कमान एक तरफ है। तो अब सवाल है कि आपका घर अपने ऑर्डर में नहीं है और सिर्फ बीजेपी का नाम से ये पर्ची फाड़ेंगे, गुरु और गुरु घंटाल करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। घर संभालने के लिए ये एक तरह से बीजेपी का आपको चैलेंज है। आज पूरे इंडिया गठबंधन की आप जितने भी पूरे रीजनल पार्टी है, उस पार्टी का अस्तित्व देख लीजिए वो कहाँ है। सबसे बड़ी पार्टी टीएमसी कहाँ है? आज आप डीएमके का देख लीजिए, आपके ही इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत एक नेता एक ग्रुप में से थे वो पार्टी के, और आपका साथ छोड़ गए हैं। क्यों छोड़ गए हैं? इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। दरअसल यही चीज है कि आप अभी हैं कहां। तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के जीत के बाद जो ऐतिहासिक जीत है वो आप लोगों के कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। आपके पूरे रीजनल पार्टी और रीजनल पार्टी के छत्रप सबको हिला दिया है। आप अगर अभी आप एक यूपी इलेक्शन आपके सामने में है, तब आप दिखाइएगे कि कांग्रेस पार्टी की वहां पे किस तरह का संगठन है और किस तरह की कांग्रेस पार्टी की वहां कार्य पद्धति है। अभी भी आप अखिलेश के पीछे पीछे ही घूमेंगे। तो त्रिपाठी जी, घर अपना संभालना पड़ता है। आ रहा है। ठीक। संदीप त्रिपाठी जी, हाँ आपकी बारी। ठीक, देखिए विनोद जी की इन 3 बातों में सिर्फ 2 बातें निकल कर आई। एक तो उन्होंने इंदिरा जी का जिक्र किया, तो साहब इतना अनुरोध है कि फर्जी मास्टर की पाठशाला मत देखा करिए। वो फर्जी मास्टर आदमी, वो फ्रॉड आदमी, वो एक सिन्हा करके है, वो फर्जी पाठशाला चलाता है। दूसरे का उल्लेख मत करिए सर। अब उन्होंने कहाँ से देखा, वो कहाँ से डेटा लेकर सर? आप अपने डेटा को, आईटी सेल के डेटा को ऑथेंटिक मानेंगे, अब मीडिया रिसर्च को आप फर्जी मानेंगे, तो ये कैसे चलेगा? डाटा दे रहा हूँ, अरे सर डाटा दे रहा हूँ। देखिए उस फर्जी जो है अध्यापक ने, जो अभी बदल कर दूसरी जगह पहुंचा है अपना आवरा जो है ऊपर करने आप देखते हैं झूठ बोला। सुनिए, अब देखिए, सुनिए सर, आंकड़ा दे रहा हूं सर। उन्होंने वो आंकड़ा भी आपने दिया, 2 आंकड़े की 1800 विधायक। पहली बात तो वो गलत है। 800 विधायक इधर से उधर हुए, और वो क्यों हुए? क्योंकि 1969 में कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के 2 फाड़ हुए। और ये जो सरकारों की अदला बदली और राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं ना सर। अरे सर, आपके सामने में हरियाणा उदाहरण है, भजनलाल पूरे के पूरे टीम लेके आ गए थे। सुनिएगा, अब सुनिए ना, 80% सरकारें कांग्रेस की थी जहां राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये जो आंकड़ों की हेरा फेरी करते हैं फर्जी मास्टर लोग, और इसको आप इस पर भी कभी बहस कर लेंगे सर। इस पर भी बहस कर लेंगे कि आखिर फिर क्यों राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तब ये मुख्यमंत्रियों का सवाल उठेगा, तब भी आप ही के गिरेबान में आएगा सर। नहीं, राष्ट्र सरकार जब गिर जाएगी, चुनाव नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति शासन लगता है। अगर बहुमत नहीं होगा तो क्या होगा? आज भी लगता है।
हमने कोई थोप नहीं दिया था, इसलिए कि ये प्रोसेस आया, कांग्रेस में टूट हुई और कांग्रेस की सरकार जो है डिमोलिश हुई और राष्ट्रपति शासन लगा। तो ये कहना बेईमानी होगी। ये आरोप इंदिरा जी पर जो बढ़ा जाता है वो फर्जी मास्टर ने बढ़ाया और आप जैसे प्रबुद्ध लोग उसको बढ़ा रहे हैं, तो मुझे मतलब शर्म लग रही है। इसको आपको रोकना चाहिए, आपको बताना चाहिए जनता को झूठा मास्टर है। अब आते हैं सर दूसरी बात, अभी आपने की कि आप घर की चोरी रोक नहीं पा रहे हो साहब। हमने बड़कुआ तलवा भी लगाया, हमने वो जो आजकल 3 लाख वाला है वो डोर भी लगाया, लेकिन चोरवा इतना सातिर चुट्टा है, इतना बड़ा चोरवा है कि चोरी खो जाती है सर। 3-3 लाख लगा रहता है, देखिए ना ताला लगा रहता है, बगल में चौकी होती है, तब भी चोरवा चोरी कर लेता है। ये लोग सातिर चोर है सर, सातिर चोर, लोकतंत्र के लुटेरे हैं। ये चोर ही नहीं, डकैत है, दिन दहाड़े डकैती डाल रहे सार्वजनिक संस्थाओं के दम पर, ईडी के दम पर। सर आप शुभेंद्र अधिकारी गए पश्चिम बंगाल के, इनके पास काडर में एक व्यक्ति नहीं था जिसको ये मुख्यमंत्री बना सके। जिस व्यक्ति को ये चोर चोर कह रहे थे, उसी को लेके जाकर आप मुख्यमंत्री बना के छाती पीटिए, ये हमारी विचारधारा की जीत है। ये शर्म के डूब पे मर जाने वाली बात है। आप जो है असम में उसी व्यक्ति को लेके आते हैं जिसको आप चोर चोर कहते रहते हैं, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं विश्वास पाठक। चोर लोग हो, चोर को ही बढ़ाते हो। ठीक है, आप सच्चाई ये है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। आप बार बार आप उनको चोर कह रहे हैं, अब ये आप बार बार उनको कह रहे हैं, दरअसल आप उनको उकसा रहे हैं एक बात। और अब जिस तरह से कह रहे हैं, इस पर कोई भी यही कहेगा कि ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप की बात हो गई। इसलिए भी चुनाव आप हार गए, आपका कहीं कोई अता पता नहीं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो चाहे दूसरी जगह हो, और आप कह रहे कि जी उन्होंने चोरी कर लिया। अरे आपके वो हो गए, आप कौन सा लेकर के आए थे? आप तो वहां कहीं थे भी नहीं। विश्वास पाठक जी जवाब दीजिए। विश्वास पाठक जी, हमको 100 सांसद मिले ना, उसमें चोरी क्यों करना चाहते हैं? चलिए, उद्धव को 10 सांसद मिले ना, उसमें आप क्यों चोरी करना चाहते हैं? तो आप रोक लीजिए ना ममता बनर्जी को जनता ने जिता दिया ना, तो छोटे लोगों उसमें चोरी क्यों करना चाहते हैं? मतलब ये तो आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं सर, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप इतने फ्रस्ट्रेट हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दल बदल पहली बार हो रहा है। इसको मतलब आप उनको चुट्टा ये शब्द मैं कहना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन ये कोई विशेषण नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो शब्द आप यूज कर रहे हैं ये कोई विशेषण नहीं है। एक सीमा के बाद ये गाली भी यूज होता है सर, इसलिए नहीं ठीक है सर, ठीक है। मैं अभी तो उसको विशेषण ही मान के चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन एक सीमा के बाद फिर वो ऑफेंसिव और डेरोगेटरी हो जाता है। इसलिए चलिए मैं विश्वास पाठक जी से जवाब ले लेता हूँ। देखिए बात ऐसी है, कांग्रेस की स्थिति कैसी है, उनका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी जब पार्लियामेंट चलते रहता है तो फॉरेन चले जाते हैं, पार्लियामेंट में भाषण नहीं देते हैं। नहीं, मोदी जी तो टीम वाले हर राज्य में उनको बड़ी एक प्रकार से मार पड़ रही है, कहीं से वो चुन के नहीं आ रहे हैं, और जब भी वो हार जाते हैं तो उसका ठिकरा वो इलेक्शन कमीशन पे फोड़ते हैं, कभी ईवीएम मशीन पे फोड़ते हैं, कभी सीआईए के ऊपर छोड़ते हैं, अभी एसआईआर की बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये केरला में चुन के आते हैं, हिमाचल में चुन के आते हैं, तब उन्हें वो स्वीकार होता है, जब वायनाड में चुन के आते स्वीकार होता है, अन्यथा इनको हर कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्था ऑब्जेक्शन देखिए, अगर आपको अस्तित्व चुकाना है, सुनो ना उसमें कहे नजर गड़ाए हो भाई संदीप जी, सुनो ना भाई, सुनो ना, हमको जनता ने हरा दिया, हमको संदीप जी सुन तो लीजिए, इस बात क्या है भाई? तो ठीक है, सवाल का जवाब तो सुनिए। ये आपके अस्तित्व का सवाल है, जरा सुन लो, समझ लो। देखिए, आप जब तक आप में ये बदलाव नहीं होता है, जब तक आप संगठन की ओर जाते नहीं, सीरियस नेतृत्व नहीं बनता है, तब तक आपको अच्छे दिन कभी आएंगे नहीं। ये बात आप समझ लो। जिस प्रकार के मोदी जी लगातार तीसरे बार चुनकर आए हैं और जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 11वें पादान से 4थे पादान पर आई, और जिस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो मोदी जी की साख बढ़ रही है, ये सब देखते हुए आपको कोई चांस है नहीं। इसलिए अगर आपको कुछ करना है तो पहले संगठन मजबूत करो, लोगों के बीच में जाओ, लोगों की कोशिश करो। इस प्रकार से हमारी जो सफलता है उसके ऊपर इस प्रकार का रोना धोना ये आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है, अब वो इस भाषा को सुनना नहीं चाह रहे दरअसल संदीप जी, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ा आत्ममंथन भी कीजिएगा, मैं तो यही कहूंगा। और आप लोग, खैर नेता आप हैं, आप लोग उसको बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन ये जरूर होता है कि अगर कहीं कोई जाता है आता है
तो आत्ममंथन तो होना चाहिए। लेकिन चलिए इस चर्चा में आज बस इतना ही रखेंगे। आप सभी लोगों का, संदीप जी आपका, विश्वास पाठक जी आपका, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और राम मंदिर में चंदा चोरी पर अपनी अपनी सियासत, क्या अपना अपना एजेंडा है, ये आपको समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज सौंप सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो एसआईटी ने यह माना है कि मंदिर में कार्यरत सेवादारों को कथित गबन की जानकारी थी। हालांकि अंतिम रिपोर्ट आने पर अभी समय लग सकता है। एसआईटी अब तक 125 लोगों से पूछताछ कर चुकी है और कई कर्मचारियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस बीच सियासत राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करने पर तुली हुई है और यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। एसआईटी की टीम दिन रात जांच को आगे बढ़ाने में जुटी है, लेकिन अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी नेता इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर पुजारियों और मंदिर आंदोलन पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि राम मंदिर बनने के बाद अब वहां लूटपाट हो रही है। उन्होंने दावा किया कि राम मंदिर में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लूट की खबरें सामने आई हैं। उनके अनुसार चढ़ावा घोटाले में स्वयं पुजारी भी शामिल है। खड़गे ने कहा कि पुजारी राम के नाम पर पूजा करते हैं और उन्हीं के नाम पर लूट भी करते हैं। अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच कर रही एसआईटी पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीखा व्यंग्य किया है। उन्होंने एसआईटी को सचेत करते हुए तंज कसा कि वो ध्यान रखें कि कहीं इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट ही ना चोरी हो जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले लोग केवल बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका आचरण सबके सामने है। जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, श्री राम बोलने पर लाठियां चलवाई और अदालत में प्रभु राम के खिलाफ केस लड़े, वही लोग आज राम मंदिर को लेकर नसीहत दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट आने तक किसी को भी इस मामले में बयानबाजी नहीं करनी चाहिए और किसी का चरित्र हनन का प्रयास नहीं करना चाहिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कोई अपराधी है तो वो बचेगा नहीं, ये पूरी तरह से तय है। अब तक एसआईटी जांच में 125 से अधिक कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। प्रबंधन से जुड़े कई ट्रस्ट सदस्यों के से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं। अयोध्या में रामलला विराजमान के भव्य मंदिर का निर्माण भारत के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक सपने के साकार होने जैसा था। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद अयोध्या की रौनक लौटी है, लेकिन मंदिर में चंदे की चोरी की खबर ने विपक्ष को राम मंदिर के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने का अवसर दे दिया है। राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की चोरी किसने की, इसकी जांच एसआईटी कर रही है। उसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। लेकिन जिस प्रकार इस मामले में सियासत हो रही है वो ये दर्शाती है कि संबंधित लोगों को मंदिर में स्वच्छ और पारदर्शी प्रबंधन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल उनका उद्देश्य सिर्फ साधु संतों को बदनाम करना है, मंदिर आंदोलन पर टीका टिप्पणी कर उसको बदनाम करना है और उस पर लानत मलानत भेजना है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। ಈಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳ್ಳತನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। 5,000 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೋಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಪೂಜಾರಿನೇ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ,
राम नाम जपो, ಪರಾಯ ಮಾಲ್ ಅಪ್ನ. ರಾಮನ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ರಾಮನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ನೀವು ದೇವರ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ. और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है. भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है. और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता. हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी. वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि राम मंदिर निर्माण के लिए 500 वर्षों का इंतजार किया है. जांच के लिए 15 दिन का और इंतजार कर लीजिए. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है. हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है. 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है. 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो. लेकिन हम अयोध्या को बदनाम करने वाले, राम जन्मभूमि मंदिर को अपमानित करने वाले लोगों के बहकावे में कतई ना आए. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. विकास, सबसे पहले आपके पास आएंगे. इस चंदा चोरी को लेकर के, जिसको जो नाम दिया गया है, इसको लेकर के बड़ी सियासत है. और सियासत के पीछे कहीं जब हम बात करते हैं कि इसके पीछे का क्या एजेंडा है, ये भी समझने की जरूरत है विकास. तो ये भी होता है कि राम मंदिर आंदोलन को बदनाम करो, लोगों की आस्था को थोड़ा सा डिगाओ कि वहां पर दरअसल राम मंदिर जिस तरह से भी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सुना कि राम नाम जपेंगे और उसके साथ साथ चंदा चोरी करेंगे. तो ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश ताकि चुनावों में भी फायदा हो सके. देखिए निखिल, ये जो दान मामला है, इस कथित दान मामले में हेराफेरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बनाई है और इस एसआईटी बनाने के लिए अनुरोध किया गया था ट्रस्ट की ही तरफ से. उसने अपनी 6 दिन की जांच पूरी कर ली है. अब वो किसी भी वक्त, आज से लेकर कल तक, अपनी जांच शासन को सबमिट कर सकता है. और इसमें उन्होंने गहनता से जांच की थी. इस मामले में ट्रस्टियों से भी बात की थी, जो दान से संबंधित जो कर्मी हैं उनसे बात की थी, बैंक कर्मी है वहाँ से उनसे बात की थी, जो लोग सीसीटीवी की निगरानी में है, जो लोग सुरक्षा की निगरानी में है, वो सभी लोग जो इन सब मामलों से जुड़े हुए थे, विस्तार पूर्वक उनसे बातचीत की, उनके बयान लिए और वहाँ के एविडेंस लिए हैं. और वो लगभग रिपोर्ट उनकी तैयार है. प्रारंभिक रिपोर्ट वो देंगे और 15 दिन के लिए में फाइनल रिपोर्ट इनको देनी है. तो हो सकता है 1 सप्ताह के अंदर फाइनल रिपोर्ट भी दे दें और इसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका आश्वासन दिया था कि कार्रवाई सख्त होगी, चाहे जो भी हो, सारे दोषियों को सजा दी जाएगी. दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी राम भक्त के लिए ये बयान बिल्कुल शर्मनाक है कि राम नाम जपना पराया माल अपना. मतलब ये राजनीति का स्तर क्या हो सकता है, ये देखा जा सकता है. इस जो उन्होंने जो पंक्ति कही है, ये 5,000 की चोरी लगा दें, 10,000 की गमन लगा दें, ये सारी बातें राजनीतिक रूप से हो सकती हैं, लेकिन तथ्य वही सही होंगे जो जांच में निकल कर आएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी बात कही थी, अगर आपके पास साक्ष्य हो आप जाइए, एसआईटी के पास आप दीजिए, इन बिंदुओं पर आपके पास जो भी साक्ष्य हैं उनके आधार पर एसआईटी उनको संज्ञान लेगी और उनकी भी जांच की जाएगी, ताकि जांच रिपोर्ट के बाद शासन शक्ति से कार्रवाई कर सके. लेकिन इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लाया जा रहा है. मंदिर ट्रस्ट के कर्मियों की ये बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी
चूंकि धार्मिक आंदोलन को उन्होंने पुनर्जीवित किया उत्तर प्रदेश में, खास तौर से हम देखें पर्यटन के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में जिस तरीके से काम हुआ। यहाँ पर महाकुंभ आयोजित होता है जिसमें 65 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं और प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में करोड़ों श्रद्धालुओं पहुँचने का रिकॉर्ड पहुँचा, जहाँ पर सिर्फ पूरे साल में लाखों श्रद्धालु पहुँचते थे। अब ऐसी बातें कही जाएंगी तो कहीं ना कहीं उस आस्था को चोट पहुँचाने का प्रयास किया जाता है, जिससे लोगों को भक्तों की भावनाएं आहत होती हैं। लेकिन इस बात का भरोसा सभी राम भक्तों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। वो अयोध्या में दो जगहों पर ये बात कही थी। एक रुधौली की जनसभा में कही थी जहां उन्होंने लोकार्पण किया था परियोजनाओं का। उसके बाद मणिदास छावनी में उन्होंने नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के दौरान वहां पर तमाम सारे साधु संत ही मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये बात कही थी। मात्र 15 दिन इंतजार करिए, सारे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जांच अगर आपको लगता है कि ये बिंदु रह गए हैं, ये बिंदु एसआईटी के सामने पेश होने चाहिए, इन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए, उन सारे बिंदुओं को लेकर आप अगर हैं तो आप लेकर जाइए और जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। लेकिन राजनीति बड़ी चीज होती है। हम देख रहे हैं इस दौर में लगातार वो लोग जो राम को नकारते थे, राम की वास्तविकता को नकारते थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में दाखिल हलफनामा कर दिया था कि ये कोई अस्तित्व की बात नहीं थी इनकी, तो वो लोग अगर ऐसी बात कहते हो, कहते हैं राम नाम जपना पराया माल अपना, तो बिल्कुल ये पूरी राजनीति है। जी बिल्कुल पूरी राजनीति है ये। विनोद जी, विकास ने जो बातें कही हैं उनमें से दो तीन बिंदु हैं जिन पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें। एक तो ये कि जांच की मांग ट्रस्ट ने की थी, तो अगर जांच की मांग ट्रस्ट ने की थी फिर इसका मतलब सवाल ही पूरा सियासी है, एक बात। दूसरी बात, साक्ष्य हो तो एसआईटी को दीजिए। ये विकास ने भी जो बात कही, तो भाई अगर साक्ष्य है और कोई 5000 करोड़, कोई 200 करोड़, कोई 500 करोड़ जो बता रहा है, तो जाएं खड़े हों और बताएं कि ये साक्ष्य है, या तो अदरवाइज तो ये कोरी अनर्गल बयानबाजी है। और तीसरी बात ये कही थी कि भाई जो भी चोरी और जो भी जिस भी तरह के आरोप हैं वो मंदिर के कर्मचारियों पर हो सकते हैं, वो ट्रस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उन पर हो सकते हैं, भाजपा कहाँ इससे सीधे जुड़ी हुई है, ये सवाल भी विकास ने उठाया है। निखिल, भाजपा इसमें जुड़े या न जुड़े, सवाल ये है कि ये मंदिर भाजपा का नहीं है, न किसी ट्रस्ट का है। ये मंदिर लाखों करोड़ों, क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये बात होती थी तो ये कहा जाता था भाई ये तो कोर्ट के आदेश से मंदिर बना है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं उस पे हुई नहीं, मैं सीधे बात कहता हूँ कि ये भारत के करोड़ों करोड़ जो लोग हैं उनकी आस्था का ये मंदिर है। राम इस देश की प्राण है, राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश की पहचान है। चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, जब आप राम की बात करते हैं तो आप पूरे भारत की उस प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, आचरण सब में एक राम होता है। आपको दिक्कत क्या है इसमें? जो बात आज आपने सुना उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का या अखिलेश बार ये चीज़ें जो अपने नैरेटिव में लाते हैं, वो सीधा सीधी हमला अपने वहाँ के पुजारियों और संतों पे हमला करते हैं। वो कहते हैं कि ये पुजारी जो हैं, संत जो हैं, वो महात्मा जो हैं, वो एक तरह से ये मान लिया है इन लोगों ने कि एक बार उसका जो सेंटर नर्व है, जो भारत के इस सभ्यता और सनातन की इस पूरी श्रृंखला के जिनके बल पे है, वो है वही पुजारी, वो है संत, वो है वो सारे साधु महात्मा, और उनको आप कह रहे हैं कि ये सारे चोर हैं, जबकि आपको खुद पता है कि उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक मंदिर के पूरे कार्यक्रम में एक हिस्सा है। जो चंदा चढ़ावा आता है उस मैनेजमेंट में 50-60 लोग लगे होते हैं, उसमें बैंक के अधिकारी भी होते हैं, टीसीएस के कर्मचारी भी हैं जो वो सारे गिनती के काम करते हैं, उसमें कुछ सेवादार भी होते हैं। यही जांच सिर्फ एसआईटी को करना है कि उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का कहाँ फिक्स होता है जो एक तरह से लापरवाही की है। क्योंकि जब आप किसी को एक एजेंसी को ठेका देते हैं इस काम के लिए, आपने एक बैंक को दे दिया, आपने एक एजेंसी को दे दिया एक गिनने के लिए, आपने कुछ सेवेदारों को मंदिर के जो है उसको लगा दिया कि वो सारे बक्से जो है उसको उठा के लाएंगे, वहां जमा करेंगे। इसमें चूक हुई है, इसमें कुछ लोगों की नियत में एक खोट है कि कुछ गिनते गिनते कुछ पॉकेट में अपने पैसे ले लिए हैं। लेकिन ये इतना बड़ा पेंट करने का जो मतलब है वो सीधे सीधे मतलब आपका मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश देखिए या ये अखिलेश यादव का देखिए या अरविंद केजरीवाल का देखिए, वो पूरे इस राम मंदिर आंदोलन को ही डिफीट कर रहे हैं। उनका सीधा जब आप चोर कहते हैं या चोरी कहते हैं तो पूरे आंदोलन को आप ब्लेम करते हैं। आप उस ब्लेम में उस सेवादार का, उस बैंक कर्मियों का, उस टीसीएस के एम्प्लॉय का, उसका आपको इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो ये जो सब बड़ा सवाल इन लोगों ने प्रश्न खड़ा किया है वो एक डर है। राम मंदिर इस देश के सामाजिक भागीदारी का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। लेकिन हम उस समय में एक युवक और बच्चे में ही रहे होंगे। जी जी। जो गांव के लोग एक एक ईंट लाके और राम मंदिर का शिला पूजन के समय में शुरू किया था। हर की भागीदारी है, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सबकी भागीदारी है। आप इस चोरी के तथाकथित घटना से पूरे राष्ट्र के उस राम मंदिर बनने का जो संकल्प था उसको आप डिफीट कर रहे हैं। जी जी। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं कि सिर्फ 15 दिन, जब वहां के भक्त 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 500 वर्ष तक मंदिर का इंतजार करने में उनके खप गए, तो क्या उनको 15 दिन के लिए आप मौका नहीं देंगे? जो आप बार बार कोई 5000 का डेटा लाते हैं, कोई 200 करोड़ का डेटा लाते हैं, ठीक बात। तो ये सब फर्जी बातें हैं इसीलिए और ये सियासत चलने वाली नहीं है। इसीलिए कहा गया कि ये सवाल सियासी है। बहुत शुक्रिया विकास, आपने बहुत जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण सवाल उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। और अब बात करेंगे पंजाब की सियासत की, जो इन दिनों उबाल पर है। चाहे वो 1000 रुपए महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, जो उनको भत्ता था, या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर के जो विवादित वीडियो था उसको लेकर के। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर क्या अब भगवंत मान ऐसा फंसे हैं कि वो निकल नहीं पा रहे हैं? विवादित वीडियो मामले में घिरे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले वीडियो को AI और फर्जी बताया गया, और फिर पंजाब सरकार ने नई फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान नहीं है। लेकिन अब इसी रिपोर्ट को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने दावा किया है कि गुरुग्राम की उन लैब से जुड़े लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है जिनकी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब सरकार ने मान को क्लीन चिट दी थी। खैरा का आरोप है कि पैसे लेकर रिपोर्ट तैयार की गई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि भगवंत मान लगातार अपना स्टैंड बदलते रहे हैं। पहले दावा किया कि वीडियो AI जनरेटेड है, बाद में कहा गया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कोई और ही है। इस विरोधाभास को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। इस विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री भगवंत मान के कथित वीडियो के वायरल होने और अकाल तख्त द्वारा अपने स्तर पर कराई गई फॉरेंसिक जांच कराने के साथ हुई। अकाल तख्त की ओर से फॉरेंसिक जांच का हवाला देते हुए वीडियो को प्रामाणिक बताया गया और मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरु दोषी और पंथ विरोधी घोषित कर दिया। अकाल तख्त का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले में यहां पर आकर झूठ बोला। हालांकि आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार का दावा बिल्कुल अलग है। सरकार का कहना है कि 2 मान्यता प्राप्त लैब्स की जांच में वीडियो में दिख रहा व्यक्ति भगवंत मान नहीं पाया गया है। पार्टी इसे विपक्ष और अकाली दल द्वारा मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की साजिश बता रही है। अकाली दल और कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता से जोड़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि विवादित वीडियो से ज्यादा गंभीर मामला उनसे जुड़े बदलते दावे और फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर पैदा हुए सवाल हैं। यानी मामला अब केवल एक वायरल वीडियो का नहीं रह गया है। सवाल मुख्यमंत्री की साख, सरकार की पारदर्शिता और फॉरेंसिक रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर भी आ गया है। पंजाब की राजनीति में यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है, और क्या कुछ ये गुल खिलाएगा ये भी देखने की बात है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या कुछ कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खैरा ने दरअसल इस पूरे विषय पर आरोप लगाए हैं, क्योंकि ये बात उन्होंने ही शुरू की थी और उन्होंने ही कहा कि जो गुरुग्राम की जो लैब है, जहां पर जिसका हवाला दरअसल भगवंत मान और उनकी सरकार दे रही है, वो लैब के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है फर्जीवाड़े के मामले में।
तो ये देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं सुखपाल सिंह खैरा, ये आपको सुनाते हैं। तो जाली फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करवाई सी भगवंत मान दी सरकार ने, आम आदमी पार्टी दी सरकार ने भगवंत मान नूं बचाउण वास्ते उस लैब वालियां नूं गुड़गावां दी पुलिस ने फड़ लिया है। और ये जिहड़ियां लैब्स ने ये किते रजिस्टर्ड नहीं। हरपाल चीमा झूठ बोलदा सीगा, बलतेज पन्नू झूठ बोलदा सीगा, ये पंचायत ते भी रजिस्टर्ड नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए गुरमीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत, एक तो ग्राउंड जीरो से क्या कुछ हो रहा है ये भी बताइए, किस तरह से सियासत करवट ले रही इस पूरे मामले को लेकर के, और आपको क्या लग रहा है कितना बुरे फंसे हैं भगवंत मान इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, इस समय जो सियासत की अगर बात करें तो 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब सरकार, जो पंजाब सरकार है, और विपक्ष जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है, अपने जो तथ्य है वो इन बातों को लेकर रख रहा है। सबसे पहले सरकार सामने आई, सरकार ने कहा कि हमने 2 लैब से जांच करवा ली है, उसमें 1191 फ्रेम थे जिनकी जांच इन दोनों लैबों ने की है। फेशियल प्रोपोर्शन से लेकर फेशियल रिकॉग्निशन, मॉर्फोलॉजिकल जितना भी एनालिसिस है वो इन लैब्स के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री की जो हाइट है उससे इनकी हाइट नहीं मिलती है, जो शख्स उस वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसके साथ फेस एंगल, बॉडी पोस्चर कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पंजाब के मुख्यमंत्री इस वीडियो में नहीं है। ये पूरी तरह से सरकार ने अपना पक्ष रखा। अब इसके बाद सुखपाल सिंह खैरा सामने आए, जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं सुखबीर सिंह बादल, वो सामने आए। सबसे पहले सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि देखिए, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पंजाब पुलिस का एक कमिश्नर लेवल का अधिकारी गुरुग्राम में गया और वहां पर उसे स्पेसिफिकली इसी टास्क के लिए भेजा गया कि कुछ लैब को फिक्स किया जाए, कि किसी भी तरह से रिपोर्ट ली जाए। अब सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा हुआ कि श्री अकाल तख्त साहिब ने 15 जनवरी को भगवंत मान को, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अपने पास बुलाया था, और 15 जनवरी से लेकर 6 महीने का समय बीत गया। 15 जून को श्री अकाल तख्त साहिब फैसला सुना पाए, जबकि लैब की रिपोर्ट आ गई। अब जब इतना लंबा समय एक फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट लेने में लग गया, तो कैसे सिर्फ एक दिन के भीतर ही, 24-48 घंटों के भीतर ही पंजाब सरकार ने रिपोर्ट प्रोक्योर कर ली? कैसे 1191 एंगल्स को सिर्फ 24-48 घंटे में ही एनालिसिस उसका कर लिया गया? दूसरा, इसके साथ ही सवाल ये जो है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो वीडियो है, जो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो मूल वीडियो नहीं है, ओरिजिनल वीडियो नहीं है, और वो वीडियो की जो क्वालिटी है वो लगातार डिमिनिश हो रही है। और फोरेंसिक लैब्स में जब भी जांच होती है तो उसमें ओरिजिनल सोर्स मांगा जाता है। तो इस वीडियो की जो जांच हुई है उसमें ओरिजिनल सोर्स तो है नहीं। तो ऐसे में जो अब भगवंत मान सरकार ने जो जांच करवाई है वो जांच कहां तक सत्य है? अब इसके साथ ही एक और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस समय 15 जनवरी को श्री अकाल तख्त साहिब में मुख्यमंत्री भगवंत मान को बुलाया गया था, उस समय श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गड़ की ओर से सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को कहा गया था कि आप बताएं, पंजाब सरकार जो भी 2 लैब रिकमेंड करेगी उन्हीं लैब से हम जांच करवाना चाहेंगे। और उसके लिए बाकायदा बाद में रिमाइंडर भेजे गए लेटर लिखने के बाद, पर पंजाब सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ऐसे में जो सियासत है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तो आम आदमी पार्टी की सियासत है, उसका कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये साजिश आम आदमी पार्टी, जो शिरोमणि अकाली दल है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ रच रहा है। अब इसमें एक सबसे बड़ा एंगल ये है, जगमन समरा जो कनाडा का शख्स है, उसके द्वारा यह दावा किया गया था, दरअसल भगवंत मान मुझे पुराने समय से जानते हैं, जिस समय वो पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब में हुआ करते थे, जो मनप्रीत सिंह बादल द्वारा फ्लोट की गई थी, उस समय की ये वीडियोस हैं, और 8 वीडियोस ये कुल हैं, और 8 में से ये एक वीडियो मैंने अब सामने प्रेजेंट की है, और इसमें काफी सच्चाई। गुरमीत, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपने बताया। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल में है भगवंत मान। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।